बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मिस गिलानी है और मैं आज आपको इंग्लिश कंपल्सरी इंटरमीडिएट पार्ट 2 का पहला लेसन द डाइंग सन पढ़ाने लगी हूँ। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में मरहबा, खुशामदीद। ओके, द डाइंग सन. The first thing that comes in our mind with this topic is that probably our earth is dying. ऐसा लगता है जैसे हम लोग मर रहे हैं। हम क्या मर रहे हैं? हमारा सूरज मर रहा है। आपके सामने एक तस्वीर आपको नजर आ रही है बोर्ड के स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी अजीब सा एक सूरज की शुआएं हैं जो कि ऑब्वियसली सेंटर के अंदर मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द खला की ये तस्वीर मुख्तलिफ सियारों की तस्वीर है जो खला के अंदर बिखरे हुए हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक येलो डॉट नजर आ रहा होगा और साथ लिखा हुआ है यू आर हेयर, यानी आप यहाँ पे मौजूद हैं। When we look at this picture, we just realize that this is what we are. This is are the size of our planet, huge, gigantic planet Earth is in the greater scheme of things. खला के अंदर मौजूद कायनात के अंदर, कायनात की वुस्सतों में हमारे प्लेनेट, हमारे सियारे, कुर्रा अर्ज, जमीन की हैसियत बिल्कुल इतनी सी है जैसे कि ये एक छोटा सा येलो कलर का छोटा सा डॉट जो कि खला के अंदर बिखरा पड़ा है। बिल्कुल इसी तरह कायनात अगर एक समंदर की तरह हो जाए और उस समंदर के साहिल के ऊपर पड़ी हुई रेत के एक जर्रा, जस्ट एक जर्रे के 1 बिलियंथ पार्ट अगर हम करें तो जितना वो 1 बिलियंथ पार्ट बनेगा उतनी तकरीबन हमारी ज़मीन का हुज्म है, ज़मीन का साइज है, when it is compared with the biggest size of the universe. In the greater scheme of things, we are nothing. More than that billion piece of sand on the seashore. And this is not what I am saying. This is what Sir James Jeans are saying in his essay, The Dying Sun. इस सबक के अंदर हम अल्लाह ताला की तख्लीक को देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितनी वुस्सतों में पैदा किया है। हम लोग जो अल्लाह ताला के अजीम शान निज़ाम को समझने की एक हकीर सी जुर्रत करते हैं, काविश करते हैं, थ्रू दीज बुक्स, थ्रू दीज नॉलेज, थ्रू दीज स्टडीज, उसके अंदर ये हमें हेल्पफुल साबित होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं, छोटा सा पीस बन के कुर्राए अर्ज का। सर जेम्स जीन्स बेसिकली अभी आप अगली स्लाइड्स में देखेंगे, आई हैव पुट सर्टन वीडियोज इन इट टू। कुछ उर्दू में है, कुछ इंग्लिश में है, और ये इसलिए इसको उर्दू और इंग्लिश में इन वीडियोस को शामिल किया गया है ताकि हर किस्म के स्टूडेंट को ये लेक्चर समझने की आसानी हो। दो स्टूडेंट्स जिनकी मादरी जुबान जाहिर है उर्दू है, उनको भी मुश्किल पेश ना आए और वो भी इस सबक को बिल्कुल उसी तरीके से सीख सकें as those students who have their, I won't say that their native tongue is English, but those who can understand English as second language, a foreign language, whatever. So in order to make it more convenient for everybody, this lecture is in both mediums. It is in Urdu as well as in English medium. इस ऐसे के अंदर 2-3 अहम बातें डिस्कस हुई हैं। नंबर 1, पहली बात ये बयान की गई है कि हम लोग अल्लाह ताला की इस बनाई हुई कायनात के अंदर जब
دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے. ہمیں جس بھی خالق نے تخلیق کیا ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اور اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے کہ ہم اس کے اندر کہیں پہ ایک چھوٹے سے ذرے میں بھی نہیں سما پاتے. اور وہ جو چھوٹا سا ذرہ ہے نا، جس کو رائٹر یہاں پہ پورا کرۂ ارض کہہ رہا ہے، پورا پلانٹ ارتھ کہہ رہا ہے. پلانٹ ارتھ کی یہ حیثیت ہے پوری کائنات کے مقابلے میں جو ابھی ہمیں سمجھ آتی ہے. ہماری سوچ بہت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، کونوں مکان، نہ جانے کیا کیا تخلیق کیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں تک ہماری نظر جائے گی، جہاں تک ہماری عقل بوجھ جائے گی، ہم ایٹ لیسٹ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اس کی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم لوگ کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے خالق کائنات کو پہچان لیا. تو لہٰذا اگر ہم اپنی تخلیق کو اور اپنے کرۂ ارض کی تخلیق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ایسے کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین جانیے ہم ایک عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی تخلیق کے ذریعے اور ہم ایسی زمین کی تخلیق کے ذریعے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کاوش کرتے ہوئے انڈائریکٹلی رب کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کے پاس کچھ سلائیڈز ہیں. پہلے تو میں آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹری چلانے لگی ہوں. اس ڈاکومنٹری کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہم لوگ ایز پلانٹ ارتھ where it stands in relation to the wider universe. Let us go through the documentary. For that we will be looking at the different aspect of the other parts which have been mentioned in the essay. Earth. You live here on this planet somewhere, and everything that you've ever known is located right here. But just how small exactly is Earth when compared to the scale of the entire universe? Let's start by zooming out to where we can see our nearest cosmic neighbor, the Moon. You may think that the Moon is very close to Earth since it dominates our night skies, but in reality the Moon isn't this close to our planet, it's actually about this far away. 384,400 kilometers away from you right now on average. You could fit 30 entire Earths in between this distance, and if you somehow were able to drive a car at a constant 100 kilometers per hour speed, it would take you about 160 days to drive the entire distance. Despite this incredible distance, however, 12 humans have actually set foot here, representing the furthest away that any individual human has ever been away from the Earth, and one of humanity's greatest achievements. This is what the Earth would look like from there if you were standing there with them, and if you wanted to communicate with somebody back at home, it would take a message about 2.5 seconds to travel between you and them, since that's how fast the speed of light can travel at. This is a photo that was taken on Mars, and that tiny dot that you see there is Earth as seen from the Martian surface. On average, Mars is an incredible 225 million kilometers away from Earth, but that distance can be as high as 401 million kilometers. That means that whenever humanity finally gets around to landing a human on the planet, that person will be 986 times further away from Earth than the astronauts who landed on the Moon were. In addition, the time delay for sending a message from Mars back to Earth isn't just 2.5 seconds, it's actually more like 20 minutes each direction, which would render instant communication in the event of an emergency impossible. When we zoom out even further away, we can find the Voyager 1 space probe, which is the furthest away man-made object from Earth. It is currently located 138 AUs from the Earth, AU meaning astronomical unit, which is the distance between the Earth and the Sun, which means that Voyager 1 is 138 times further away from us than the Sun is. At some point on its long voyage, Voyager 1 turned its camera around and took this photograph. It may not look like much at first, but in my opinion, this is the greatest single photograph ever taken in all of human history. This tiny, pale blue dot is Earth, and I don't think that anybody has ever said something as amazing about this as Carl Sagan when he said, "If you look at it, you see a dot. That's here. That's home. That's us. On it,
everyone you ever heard of, every human being who ever lived out their lives. The aggregate of all our joys and sufferings. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and every forager. Every hero and coward. Every creator and destroyer of civilizations. Every king and every peasant. Every young couple in love. Every hopeful child. Every mother and every father. Every inventor and explorer. Every teacher of morals. Every corrupt politician. Every superstar. Every supreme leader. Every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust suspended in a sunbeam. Voyager 1 is currently traveling at 17 kilometers every single second, but even at that speed, it won't break out of the reach of our solar system for another 30,000 years. Once we go beyond the solar system, we arrive in our interstellar neighborhood. Here we shift to the light-year unit of measurement, which is the distance that light travels in a full Earth year, or about 9.461 trillion kilometers. The star Proxima Centauri here is the closest other star to us other than our Sun, but it's still 4.24 light-years away from us. To put that into perspective, if it was heading in the right direction, it would still take Voyager 1 over 70,000 years to reach it. In other words, if you drove your car at 100 kilometers an hour like in our previous example to the moon, it would take over 6 times longer than the entire age of the universe is just to finally get there, and it wouldn't even exist still when you arrived. When we zoom out even further, we can see the entire Milky Way galaxy, inside of which Earth is located right here. This yellow dot is the furthest extent of humanity's radio broadcasts throughout history, which means that any possible aliens who live outside of this range are totally unaware of humanity's presence. It's complete silence outside of this yellow dot as far as we are currently aware, but the entire galaxy spans over 100,000 light years from end to end. There are over 100 billion stars and over 100 billion planets inside of our galaxy. But you have never seen the full glory of the galaxy at night, because 99% of the stars that you can see with the naked eye are limited to this small, tiny region right here. But even this massive galaxy is nothing compared to the rest of what's out there. Zooming out even further and we arrive at the local group of galaxies, a collection of 54 different galaxies that is about 10 million light years across. But zooming out even further and we can see the Virgo supercluster, of which the local group here is just a tiny segment of. There are at least 100 other groups of galaxies just like our own local group inside of here, and the distance from one side to the other is a mind-numbing 110 million light years. But even the massive Virgo supercluster is nothing but a quiet and tiny lobe of the Great Laniakea supercluster, an enormous structure that is home to our galaxy as well as 100,000 other galaxies. The distance from one side to the other is 520 million light years, but from even there we can zoom out all the way to the entire observable universe and see that even the titanic Laniakea supercluster is just a tiny and insignificant part of everything. This is the observable universe, and it contains everything that we know of. It is home to at least 2 trillion different and individual galaxies, which together contain more stars than there are grains of sand on the entire Earth. The distance from Earth to any side of the observable universe is 46.5 billion light years, which means that the entire width is 93 billion light years across. What's perhaps even more interesting, however, is what actually lies beyond the observable universe. Keep in mind that the observable universe is all that we can currently see, and it's entirely possible that the rest of the universe outside of it is vastly larger and more fantastic than we can possibly ever imagine. We simply don't know what else is out there, because the light from these incredibly distant places has not yet had enough time in the universe's history to reach us yet back on Earth. And the light from some places may never reach us at all. Because some parts of space very far away from Earth are expanding away from us faster than the speed of light, that means that the light from these places will never, in an infinite amount of time, reach Earth.
meaning that even if humanity is eternal and exists forever, there will still be an unknown number of places in the universe that we will never know about or ever see. So, it is very likely that as unbelievably enormous as it seems, the observable universe is just a tiny slice of what we can currently see of the entire universe. According to the theory of cosmic inflation that was proposed by Dr. Alan Guth, if it is assumed that cosmic inflation began at 10 to the negative 37th of a second after the Big Bang, and with the assumption that the size of the universe before inflation began was equal to its age times the speed of light, then this would seem to suggest that at the present day, the entire universe is 150 sextillion times larger than the observable universe. That number for reference looks like this, with this many zeros. Let this number sink in for just a moment. This would be similar to you thinking that the entire observable universe, everything that you could see, was the size of a light bulb, but then realizing that in reality the entire universe is larger than the former planet of Pluto. Imagine a light bulb in the center of Pluto, but we inside the light bulb were totally unaware that Pluto existed outside of it, and that's a similar situation to this. We are all so unbelievably small, but you shouldn't worry, because all that means is that there is so much left out there for us to discover together. This video was made possible by Squarespace. If you're wanting to create a new website for your next project, Squarespace is the absolute easiest way of doing it. I've used them before for several different projects, and what I think is best about them is that you don't need any programming skills in order to make a beautiful website. It's incredibly easy and can be done in just a few minutes, and there's always somebody to call 24/7 if you ever need any help. You can create a blog, a store, a page for your music or art, or really just about anything, and what's best of all is that you can get 10% off your first order by using the code RealLifeLore over at squarespace.com/reallifelore. That also means that you'll be directly supporting my channel, so please go ahead and check them out at squarespace.com/reallifelore. As always, thank you so much for watching this video. If you enjoyed it, I sincerely hope that you'll share it with a friend or two and give this video either a like or a dislike. You can subscribe to my channel for content just like this in the future by clicking here. You can visit my Patreon by clicking here if you're interested in supporting the channel, watch some older videos of mine by clicking here over on the left, and I hope to see you again next Friday for another new video then. जी जनाब, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी। डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपने देखा कि ज़मीन जो है वो when it stands in relation with the wider universe, where does it stand? Like we can hardly imagine that we can access all these parts of the universe, and we feel how limited we are, how restricted we are, and we feel different kind of insecurities too when we compare our existence and compare to the vast universe. There are few things that are to be remembered. याद रखने की चीज़ें बस ये चंद एक हैं जो आपके पेपर के अंदर भी आएंगी। अगर ये पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तब भी, अगर ये पेपर आपका नॉर्मल रूटीन में होता है तब भी, याद रखने की चीदा सेलिएंट फीचर्स वो ये हैं। there are many stars in the universe. इस कायनात के अंदर बहुत सारे सितारे हैं। स्टार्स कहते हैं सितारों को। And remember, our sun is a star. हम इतना बड़ा जो सूरज देखते हैं जो दिन के अंदर आता है, रात को खो जाता है, कहीं जाके छुप जाता है, वो असल में दर हकीकत में एक सितारा है। Planets revolve around stars. स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि उनमें से एक सितारा हमारा सन, हमारा सूरज है, और उनके गिर्द जो है जो चीज़ें घूमती हैं उनको सियारे कहते हैं, और उन प्लैनेट्स के अंदर से आवर प्लैनेट अर्थ इज़ वन ऑफ देम। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि सूरज के गिर्द, हमारे सूरज के गिर्द 8, 9 और बाज़ रवायात के मुताबिक 10 सियारे घूम रहे हैं। हमारा सियारा प्लैनेट अर्थ इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, प्लैनेट्स के गिर्द भी कुछ चीज़ घूमती है, कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं। देयर आर सर्टन हेवनली बॉडीज़ विच आर रिवॉल्विंग अराउंड दीज प्लैनेट्स एंड दे आर कॉल्ड एज सैटेलाइट्स। हमारे पास जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको हम मून कहते हैं, चांद कहते हैं, वो रात को नज़र आता है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो हम लोगों ने
خلا کے اندر چھوڑی ہوئی ہیں جو زمین کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں تمام نشیات کی ترسیل میں آسانی رہتی ہے. So, the things to remember are, number 1, our earth is a planet. ہماری ارتھ کیا ہے؟ planet. Moon is a satellite. Our earth has only one natural satellite and that is moon. And a sun is a star. بس یہ چیزیں ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں. اب میں آپ کے پاس لیٹس گو ڈائریکٹلی ٹو دی اور اس ایسے کو اردو کے اندر آپ لوگ ان کی ایک ڈاکومنٹری ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ فارم کے اندر آپ کے سامنے اب پیش کیے جانے لگی ہے. اگلی سلائڈ کے اوپر گو تھرو دس ایسے. اس کے بعد وی ول ڈسکس فیو کوشچن آنسرز. سر جیمز ہوپ جینس نے لکھا ہے. سر جیمز جینس ایک انگلش فزسٹ مطلب ماہر طبیعیات، میتھمیٹیشین ریاضی دان اور ایسٹرونومر مطلب ماہر فلکیات تھے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انہوں نے کنٹینیوس کریشن تھیوری تجویز کی. اس نظریے کے مطابق کائنات میں مسلسل مادے کی تخلیق ہو رہی ہے، اور ان کی اس تجویز اور تھیوری پر انہیں 1928 میں نائٹ ہوڈ یعنی سر کا ٹائٹل ملا. زیر مطالعہ مضمون دا ڈائنگ سن سر جیمز جینس کی مشہور زمانہ کتاب دا مسٹیریس یونیورس سے لیا گیا ہے. یہ مضمون زمین کی تخلیق اور اس پر زندگی کے آغاز کے بارے میں ہے. اس مضمون کو ہم 5 اہم پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اس میں سائز آف سٹارز مطلب ستاروں کی جسامت پر بحث کی گئی ہے کہ ستارے زمین کے مقابلے میں کتنے بڑے ہیں اور ان کی نیچر کیسی ہے. دوسرا اہم نقطہ سولر سسٹم کی تخلیق یعنی دا کریشن آف سولر سسٹم یعنی نظام شمسی کی تخلیق کیسے ہوئی. تیسرا اہم نقطہ زمین پر زندگی کیوں اور کیسے ظہور پذیر ہوئی، ہاؤ اینڈ وائی لائف ایوالوڈ آن ارتھ. چوتھا کائنات ڈراؤنی کیوں ہے، یونیورس از فرائٹننگ، اور ہمیں اس سے خوف کیوں آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پانچواں اور آخری اہم نقطہ کنڈیشنز نیسیسری فار لائف یعنی زندگی کے آغاز کے لیے اور اس کے رہنے کے لیے کون سی کنڈیشن ضروری ہیں. Dear students, according to writer, this universe has millions of stars which are wandering in space. پیارے طلباء، مصنف کے مطابق اس کائنات میں لاکھوں ستارے ہیں جو خلا میں گھوم رہے ہیں. Most of the stars are so large that millions of earth can be packed inside each. زیادہ تر ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ان میں لاکھوں زمینیں سما جائیں اور پھر بھی جگہ بچ جائے. These stars are in motion. Some of them make groups, but most of them move alone. There is no chance of colliding. یہ ستارے حرکت میں ہیں، کچھ گروہوں کی صورت میں، جبکہ زیادہ تر تنہا حرکت کرتے ہیں اور ان کے ٹکرانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں. According to writer, some 2000 million years ago, a wandering star happened to come near the sun. مصنف کہتا ہے کہ کوئی 2 ارب سال پہلے ایک حرکت کرتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آیا. It raised tides on the surface of sun. اس نے سورج کی سطح پر لہریں اٹھائیں. Due to tidal pull, small pieces of surface of sun fell into space and began to revolve around sun. These small pieces are called planets. Our earth is one of them. ایک کھچاؤ سے سورج کی سطح سے کچھ ٹکڑے خلا میں گرے اور سورج کے گرد گھومنا شروع ہو گئے. ان چھوٹے ٹکڑوں کو سیارے کہتے ہیں اور ہماری زمین ان میں سے ایک ہے.
With the passage of time, the planets of solar system cool down. By chance, one of these planets gave birth to life. We don't know how, when, or why this happened. वक्त के साथ निज़ाम शमसी के ये सियारे ठंडे होते गए और हादसाती तौर पे इनमें से एक सियारे पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ. हम नहीं जानते कि कैसे, कब और क्यों ये हुआ. Life started in the form of simple organisms which could reproduce themselves. From these humble beginnings, it grew more complex. The crown of this chain is man. ज़िंदगी का आगाज़ सादा जानदार से हुआ जो अपनी तादाद बढ़ा सकता था और फिर ज़िंदगी पेचीदा होती गई और बिल आखिर इस लड़ी की तकमील इंसान पर हुई. The universe is frightening because of its immense distances, and we cannot understand stretches of time and space. It is also frightening because of littleness of Earth in the universe, and there is no signs of life elsewhere in the universe. कायनात डरावनी लगती है क्योंकि इसमें बहुत फासले हैं और हम वक्त और खला के फैलाव को नहीं समझ सकते. कायनात में ज़मीन बहुत छोटी और ज़मीन के अलावा ज़िंदगी का कहीं और निशान नहीं है. According to writer, life can exist only in temperate zones. Stars are too hot and space is too cold. मुसन्निफ़ के मुताबिक ज़िंदगी सिर्फ मोतदिल दर्जा हरारत पर एग्जिस्ट करती है. सितारे बहुत गर्म हैं जबकि खला बहुत ठंडी है. अगर सबक को समझने में आपको कोई दुश्वारी पेश आ रही है या आप कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा. देखने का शुक्रिया. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और कोरोना से महफूज रहें. जी तो जनाब, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देख ली. होपफुली आपको पसंद आई होगी. होपफुली आप लोग को सारा ऐसे समझ आ गया होगा. आपने अब करना ये है कि आपने एक दफ़ा दोबारा किताब के अंदर से ये सारा ऐसे देखना है और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आपने पॉन्डर करना है और आपने इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक के अंदर से ही मिल जाएंगे. 3-4 सवाल हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. बाकी फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वी विल डिस्कस इन जूम क्लास या हम इनको और किसी प्लेटफॉर्म के अंदर या गूगल मीट के ऊपर या गूगल जूम के ऊपर हम जूम पे या मीट पे हम इनको डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट. ऐसा कैसे होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के कभी कभी करीब आता है. और इसका आंसर इसी बुक के अंदर मौजूद है. दैट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट. ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है. देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन वन स्टार एंड द अदर. द यूनिवर्स इज सो वास्ट. कायनात इतनी बड़ी है दैट दे कैन नॉट हिट वन अनदर, कि वो एक दूसरे को जा नहीं लपकते. वैसे तो ये कुरान पाक सूरह यासीन के अंदर भी एक आयत है जिसका तर्जुमे का मफहूम ये है कि जो सूरज होता है उसके अंदर वो अपने सूरज और चांद अपने अपने मदारों पे घूमते रहते हैं और सूरज को ये जरूरत नहीं है कि वो जाके चांद को जा लपके या चांद को ये जरूरत नहीं है कि वो जाके सूरज को जा लपके. तो तकरीबन ये उसी की एक किस्म की तशरीह है जो आप साइंटिफिक वर्जन के अंदर देख रहे हैं कि तमाम सितारे जो हैं वो कायनात के अंदर वसीउल-अरीज़ कायनात के अंदर अपने अपने मदारों में घूम रहे हैं. दे आर रिवॉल्विंग अराउंड देयर डेफिनेट पाथ्स एंड दे डू नॉट हिट ईच अदर. वो एक दूसरे को हिट बिल्कुल भी नहीं करते हैं. एंड व्हेन गॉड प्लान्ड इट, जब अल्लाह ताला का दिल किया, जब अल्लाह ताला ने, जैसे सूरह बकरा के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं कायनात के अंदर इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन के अंदर एक नायब बनाने लगा हूँ. और फिर जब फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह पाक, ये कुरान पाक सूरह बकरा आयत नंबर 30 के अंदर से मैंने ये एक्सट्रैक्ट कोट किया है, जिसके अंदर से जिसमें फरिश्ते अल्लाह ताला से कहते हैं, ऐ अल्लाह पाक, क्या आप ज़मीन के ऊपर एक ऐसी मखलूक बनाने लगे हैं जो जाके खून बहाएगी, फसाद करेगी. तो अल्लाह ताला ने कहा था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते. और फिर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम कायम किया जो हमें इल्हामी किताबों से समझ आता है, जो हमें बाइबल से समझ आता है, जो हमें कुरान पाक से समझ आता है, जो हमें बाकी होली बुक से समझ आता है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कुन एंड इट हैपन.
लेट इट बी एंड इट हैपन, अल्लाह ताला ने कहा हो जा तो हो गया। और उसके अंदर क्या अल्लाह ताला ने कहा था, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ और 6 या 7 दिन का तज़किरा है जिनको लग के ये तमाम कायनात सेट हुई। साइंस हमें ये बताती है कि इस सिस्टम को बनने में इस तरीके से टाइम लगा था दैट सिंस द यूनिवर्स इज सो वास्ट, कायनात बहुत कुशादा है, बहुत खुली है, देर आर लेस लाइकली चांसेस फॉर एनी स्टार टू रीच वन अनदर। कोई सितारा कोई सियारा एक दूसरे को जार के नहीं लपक सकता, लेकिन दो सितारे पता नहीं कैसे चलते चलते आपस के अंदर, आपस में स्पेस के अंदर वॉन्डर करते हुए, वॉन्डर कहते हैं मटरगश्त करते हुए, ठीक है, वो मटरगश्त करते हुए एक दूसरे के पास आ गए। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। हमारे सितारा जो कि सूरज है, सूरज के करीब एक और इसी किस्म का सितारा जो था वो घूमता फिरता इसके करीब आ गया। तो फिर क्या हुआ, अ स्टार वॉज वॉन्डरिंग इन द स्पेस ब्लाइंडली, अ रेयर इंसिडेंट टुक प्लेस, बाय चांस इट केम नियर द सन, it raised tides on the surface of the sun, then these tides formed a huge mountain on the surface of the sun. This mountain was an unimaginable in size. अल्लाह ताला ने जब कहा, सितारों को हुक्म दिया कि घूमो फिरो, तो घूमते फिरते एक सितारे को हुक्म दिया कि वो हमारे सितारे सूरज के पास आए। जब वो सूरज के पास आया तो उसके ऊपर एक छोटा सा टाइडल पुल था, इट वॉज रेस्ड। उस टाइडल पुल के नतीजे के अंदर क्या हुआ कि what happened when the wandering star came nearer and near, question number 3, जब ये स्टार, जब ये सितारा करीब से करीब तर हुआ तो फिर क्या हुआ, एक पहाड़ नुमा जो सरफेस है, a mountain on the surface of sun rose higher and higher in size, हमारे सूरज के ऊपर एक पहाड़ नुमा गैस का बना हुआ वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा होता गया। it was finally exploded into pieces। अल्लाह ताला ने कहा चलो जी, अब एक सितारे से कहा तुम भी इधर चले जाओ, दूसरे सितारे से कहा तुम इधर चले जाओ, अपने अपने रास्तों पे चले जाओ। जो ही इन्होंने अपना अपना रास्ता लिया तो वो पहाड़ का क्या हुआ था, वो टुकड़े टुकड़े होके उसके जर्रात स्पेस में बिखर गए, कायर खला में बिखर गए। दिस एक्सप्लोजन टुक प्लेस ड्यू टू पावरफुल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द वॉन्डरिंग स्टार। और उस एक्सप्लोजन के टुकड़े, उस जो एक्सप्लोजन के टुकड़े थे, उन्होंने छोटे छोटे प्लैनेट्स यानी सियारों को जन्म दिया। अब जो ज़रा बड़ा टुकड़ा था, सियारे थे, जिसको आप पहले वीडियो के अंदर देख भी चुके हैं, स्पेशली इन दिस इंग्लिश वर्जन, वो जो प्लैनेट्स थे, दे स्टार्ट रिवॉल्विंग around the greater heavenly bodies whatever they could find it। हमारे सूरज के इर्द गिर्द तकरीबन 8, 9 और बाज़ रवायात के मुताबिक 10, को तहकीक के मुताबिक 10 सियारे हैं जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और प्लैनेट अर्थ इज वन ऑफ देम। और इसके अलावा कुछ छोटे टुकड़े जो थे उन्होंने प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। फॉर इंस्टेंस हमारी अर्थ के गिर्द एक छोटा सा टुकड़ा है, वो रिवॉल्व कर रहा है और हम उसको कहते हैं मून। हमारे पास एक चांद है, याद रखिए सैटर्न और जुपिटर के पास कई कई चांद है, बल्कि रादर एक से एक सियारा प्रोबेबली सैटर्न है या जुपिटर है जिसके पास 12 चांद हैं, 12 सैटेलाइट्स आते हैं। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जो उसने कुन कहा और बन गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन ठंडी हुई, फिर इतनी ठंडी हुई कि उसके ऊपर निज़ाम हस्ती पॉसिबल हुआ। फिर अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन, जिसको नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ, अल्लाह ताला ने कुछ इस तरीके से किया कि इसके ऊपर फल फूल बूटे उगाए, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नबातात उगाए, हैवानात इसके अंदर बसाए, और फिर उनके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को, यानी कुछ इंसानों को उतार दिया। और ये इंसान ऐसी हस्ती हैं जो मरने से पहले अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग हमें ये इंसान नज़र आ रहे हैं जो कुछ मुद्दत तक इस ज़मीन के ऊपर अपना क़याम पूरा करते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। जब हम इस निज़ाम को इल्हामी किताबों से अलहदा रख के समझने की कोशिश करते हैं तो एक तरीके से हमारा सर फटा जाता है, हमें नहीं समझ आता कौन है जो इतनी बड़ी वसीउ अर्ज़ कायनात को बना के चलाई जा रहा है। और एक साइंटिफिक सोच भी अगर साख परस्त हो तो वो ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाती है बिलाशुबा वो कोई नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा है, वो सिर्फ और सिर्फ वहदहू ला शरीका लहू अल्लाह ताला है। बाकी आप लेसन को देख लें, देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन इन्फॉर्म मी एंड होप टू सी यू इन अनदर लेक्चर विद अदर क्वेश्चंस। आप उतनी देर तक इसको प्रैक्टिस करें, इस लेक्चर को
گو تھرو کریں اوور اینڈ اوور، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک دفعہ آپ دیکھیں گے، اس کے بعد آپ بک کھول کے پڑھیں گے، بک کھول کے پڑھنے کے بعد دوبارہ اس لیکچر کو سنیں گے تو یو ول گیٹ ٹو نو تھنگس بیٹر. آپ کو تھنگس جو ہیں، چیزیں جو ہیں وہ مزید کلیئر سے کلیئرر ہوتی جائیں گی، واضح ہوتی جائیں گی، صاف ہوتی جائیں گی. پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آئی ول پریزنٹ another slide. میں آپ کو اور کچھ سلائڈس کے اندر اور مزید لیکچرز پریپیئر کر لوں گی، ٹھیک ہے. اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچن یو کین پٹ اٹ، آپ مجھے بالکل اپنے کوشچنس جو ہیں وہ آپ انفارم کر سکتے ہیں. تھینک یو. آگے چلتے ہیں. تھینک یو. ہیو اے نائس ویکینڈ.